दुनिया में 85% लोग अपनी जॉब से नफरत करते हैं। वो काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ रिटायरमेंट या वीकेंड का इंतजार कर रहे होते हैं। क्या आप भी हर रोज सुबह अलार्म स्नूज करते वक्त ये सोचते हैं कि क्या मेरी पूरी जिंदगी इसी एक बोरिंग रूटीन के साथ निकल जाएगी? प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम लेट हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम रॉन्ग रेस में भाग रहे हैं। आज हम बात करेंगे उस इकिगाई की जो अपने पैशन और प्रॉफिट दोनों को अलाइन करती है। हम बात करेंगे लेट ब्लूमर्स की जो 40s में अपनी असली लाइफ शुरू करते हैं। हेलो, मैं हूं डॉक्टर योगिता शर्मा, माइंडसेट कोच, और मेरे साथ हैं लाइफ प्रिंट कोच वर्तिका। आज हम काम से कॉलिंग तक का रास्ता तय करेंगे और हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं संदीप मेघानी जी। सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो कॉरपोरेट बोर्ड रूम और ह्यूमन साइकोलॉजी दोनों के ही खिलाड़ी हैं। संदीप मेघानी जी। Sandeep ji is someone who believes that clarity doesn't come from pressure. It comes from exploration, honesty, and action. Meet Sandeep Meghani, a management master with 20 plus years of experience in training and development education and marketing management, a certified master practitioner in neuro linguistic programming, and a keen strategist. Sandeep has transformed lives and organizations with his innovative approaches. From branch Hello manager everyone. at SBI Life Insurance to co-founder of YBN's Training and Management Solutions, Sandeep's expertise spans leadership, business communication, and strategic planning. Get inspired by his journey and insight. संदीप जी, कही सुनी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। everyone, and thank you so much for having me over here. थैंक यू। बिल्कुल देर ना करते हुए मैं सीधे सवालों पे आती हूँ कि सर आप क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोड आया था जब आपको लगा कि कोई समझ ही नहीं रहा, या मैं क्या करना चाहता हूँ वो किसी को समझ ही नहीं आ रहा है, और इस कन्फ्यूजन से आप कैसे बाहर निकले? ऐसा मोड एक बार नहीं कई बार आए लाइफ में। सबसे पहले तो जैसे करियर से रिलेटेड ही आता है हर बच्चे की लाइफ में कि 10th के बाद उसे साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है। और मेरे फादर चाहते थे कि मैं कॉमर्स लूं। मैंने साइंस लिया। क्यों लिया ये मुझे भी नहीं पता था। वो एक उस वक्त ऐसा होता था कि डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, तो वो एक कंफ्यूजन था। फाइनली मैंने बायो मैथ्स दोनों लिए, और उसके बाद मैंने एग्जाम्स दिए दोनों के। मेरे फादर चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं, बट उस वक्त जो कॉलेजेस थे वो उतने नहीं होते थे, और आई कुड नॉट क्वालिफाई। तो फिर मैंने एमसीए किया, उसमें क्वालिफाई मैं हो गया था बीएससी करने के बाद। मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में जा रहा था, बट आई रियलाइज कि मुझे वो पसंद नहीं है। इंजीनियर मैं बन तो गया, बट आई वाज अ बैड इंजीनियर। तो ऐसे कई बार ऐसे मोड आए, और फिर आगे भी ऐसा मोड आया कि मैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट छोड़ के फिर घर वालों से दूर रहना या जयपुर शहर में रहना। फिर एक मोड आया कि क्या किया जाए। फिर उसके बाद ऑपरेशन से सेल्स में जाने का डिसीजन, उसमें भी कंफ्यूजन। और फिर उसके बाद बिजनेस या जॉब। तो ऐसे मोड आते रहते हैं, पर ये जो मोड होते हैं बेसिकली इसलिए होते हैं कि यू कैन ऑलवेज रिफ्लेक्ट बैक। जैसे आप एक बस में बैठे और वो बस को दिल्ली पहुंचना है 6 घंटे में या 5 घंटे में, तो आप हर थोड़ी देर बाद एक माइलस्टोन देखते हैं कि बस ठीक स्पीड से चल रही है या नहीं चल रही है, या सही रास्ते पे जा रही है या नहीं। अगर दिल्ली के रास्ते पे आपको कोटपुतली, अगर जो आपने रोड पकड़ा है, अगर उस पर कोटपुतली रोड धारवेड़ा दिखे तो इसका मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, और नहीं दिखे तो फिर आपको चेंज करना पड़ता है। तो उसी तरीके से आपको पता लगता रहता है कि कुछ कुछ दिनों बाद कि अच्छा शायद मैं सही रास्ते पे हूँ या नहीं। वो भी कैसे पता चलता है कि इफ यू आर नॉट हैप्पी और आपको खुशी नहीं हो रही वो काम करके, यू फील टायर्ड व्हेन यू गो बैक टू योर प्लेस, तो फिर इसका मतलब समय है कि बदला जाए। तो जिंदगी में ये कंफ्यूजन, मेरा ऐसा मानना है कि हर क्लैरिटी कंफ्यूजन या केओस से ही शुरू होती है। तो अगर आप वो केओस में हैं, इसका मतलब आप ग्रो कर रहे हैं। तो इट्स इट्स अ प्रोसेस व्हाट यू गो थ्रू। कहते हैं कि व्हाट यू गो थ्रू इज इट्स द प्रोसेस ऑफ व्हाट यू ग्रो थ्रू। ग्रो थ्रू इज नथिंग बट व्हाट यू गो थ्रू। तो मेरा भी यही मानना है कि ग्रो थ्रू थ्रू व्हाट यू गो थ्रू। तो जो जो भी जिंदगी में गुजर रहा है उसी की वजह से जिंदगी अच्छी गुजर रही है। तो बिल्कुल। कंफ्यूजन होना चाहिए, कंफ्यूजन से ही क्लैरिटी आती है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बताया कि कैसे अपने ज़िंदगी के रास्ते पर आगे बढ़ते जाइए, जो लाइफ में कन्फ्यूजन आ रहे हैं, वही हमें क्लैरिटी दे रहे हैं। तो आज बिल्कुल इसी
मोटिव के साथ आज हम संदीप जी को रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि आप हमारी हेल्प कीजिए ये समझने में कि लाइफ अलाइनमेंट का मतलब सिर्फ जॉब बदलना नहीं होता, बल्कि अपने इनर कंपास को रिकैलिब्रेट करना भी होता है। संदीप जी, लोग पैशन ढूंढते हैं और अक्सर डिप्रेशन लेकर लौटते हैं। पर मेरा मानना है कि पैशन ढूंढना कोई डिस्कवरी नहीं है, बल्कि अनकवरिंग है, जैसे कि प्याज के छिलके निकालना। आप सही। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली पैशन जो है वो डेवलप भी नहीं किया जा सकता। अगर आप सोचें कि मेरा पड़ोसी जो है उसको सिंगिंग का पैशन है, मैं भी ये डेवलप करूं, ये डेवलप नहीं किया जा सकता। ये डिस्कवर होता है। और वो डिस्कवर कैसे होता है कि आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। आप एक काम करते हैं, दूसरा काम करते हैं, तीसरा काम करते हैं, चौथा काम करते हैं, और फिर किसी एक काम को करने के बाद आपको थकान नहीं होती, आपका एनर्जी लेवल हाई रहता है, वो आपका पैशन है। तो मुझे लगता है कि अ, वो वहां तक पहुंचने के लिए, अच्छा, देयर वाज दिस साइकोलॉजिस्ट कॉल्ड मर्सिया। उन्होंने ये भी बताया कि अक्सर पेरेंट्स को बड़ी शिकायत होती है कि हमारा बच्चा कंफ्यूज है, और हमें खुद को भी शिकायत होती है कि शायद हम कंफ्यूज हैं लाइफ को लेके। पर जिंदगी में अगर दो पैरामीटर्स दिए जाएं, एक को हम कहें एक्सप्लोर करना, ढूंढना, और दूसरे को अगर हम कहें कि कमिटमेंट, तो शुरुआत में आप देखेंगे ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो ना कमिटेड होते हैं और ना वो एक्सप्लोर करते हैं। तो उसको कहते हैं डिफ्यूजन का स्टेट। अगर ये है तो डिप्रेशन होना चाहिए। पर अगर कोई एक्सप्लोर कर रहा है, यानी ढूंढ रहा है, एक जगह जाता है, उसको काम में मजा नहीं आता, वो छोड़ के आता है, फिर दूसरी जगह जाता है, फिर दूसरी जगह उसे मजा नहीं आता, फिर तीसरी जगह जाता है, हम कहते हैं कंफ्यूज है, लक्ष्य विहीन है। पर इसे कहते हैं स्टेट ऑफ मॉरेटोरियम, जहां वो कमिट करने से पहले एक्सप्लोर करना चाहता है, हम्म। ताकि वो एक ऐसा करियर, एक ऐसा कोर्स ले जहां वो कमिट हो पाए। तो उससे पहले वो अपने सारे ऑप्शंस अच्छे से वे करना चाहता है। और एक स्टेट होती है फोरक्लोजर की, जहां पेरेंट्स या पीयर्स को देख के बिना एक्सप्लोर किए हम कमिट कर देते हैं। क्योंकि अच्छा, पहले जमाने में यही होता था कि पापा ने कहा है कि ये करना है, या पड़ोसी को देख लिया, क्योंकि करियर ऑप्शंस इतने पता नहीं होते, तो उसको कहते थे फोरक्लोजर, जहां हमने वो कर लिया जो हमें किसी ने कहा और उनके कहने में आके कर लिया। पर फिर 35-45 की एज में जाके रियलाइज होता है कि ये तो मैं करना ही नहीं चाहता था। पर उस वक्त मैंने किया, क्योंकि डिसीजन मेकर मेरे फादर थे और उनके सामने मेरी चलती नहीं थी। तो जब 35-40 में मैं खुद डिसीजन मेकर बनूंगा, तो मैं वो अपना करियर फिर से चेंज करूंगा। तो वो सारे लोग जो 35-40-45 में अपने करियर को रीडिस्कवर करते हैं, पैशन डिस्कवर करते हैं, उसकी वजह ये होती है कि उनके करियर्स फोर क्लोज कर दिए गए। तो अगर फोर क्लोज होगा तो 35-45 में जाके आप अपना पैशन डिस्कवर करेंगे। जैसे मैं किशोर कुमार जी, एज एन एक्टर ही केम, वो एक्टर, उनके ब्रदर एक्टर थे अशोक कुमार जी, तो वो एक्टिंग करने के लिए आए, बट उनका पैशन सिंगिंग था। तो वो बेसिकली एक्टिंग के थ्रू सिंगिंग का अपना उनको कुछ चांसेस मिलते रहे, लेकिन उन्होंने अपना पैशन 40 में जाके रीडिस्कवर किया। तो वो, क्योंकि उनका करियर भी फोर क्लोज हो गया था। तो ऐसा ही हम सबके साथ होता है। और अगर हम ये कंफ्यूजन की स्टेट में नहीं रहेंगे या पैशन डिस्कवर नहीं करेंगे, तो हम सही रास्ते तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिसे सेल्फ आइडेंटिटी की स्टेट कहते हैं, जहां पर मैं कमिटेड भी हूं और मैंने अच्छे से एक्सप्लोर करके अपना करियर चूज किया और पैशन भी अपना डिस्कवर किया, और अब मैं जो कर रहा हूँ उस काम में मजा आ रहा है। कि आज की जनरेशन पर एक अजीब सा सक्सेस का प्रेशर है। 25 में सेटल हो जाओ, 30 में करोड़पति बन जाओ। लोग आपको लॉस समझने लगते हैं। पर क्या हम भूल रहे हैं कि हम हर फूल के खिलने का एक मौसम अलग अलग होता है। हर इंसान के एक ग्रो करने का या दिमाग से ग्रो करने का एक मौसम अलग होता है, कुछ ऐसा। हाँ, माली सींचे 100 घड़ा रोता है पल होए। तो आप बिल्कुल बिल्कुल। सही कह रहे हो। ये जनरेशन, ये आप मैचेस को देख लीजिए। मैचेस जो हम पहले 50 ओवर के टेस्ट मैचेस होते थे, वो घट के 10-15-20 ओवर के हो गए। अच्छा, खाना जहां बनने में समय लगता था, आप 2 मिनट इंस्टेंट नूडल्स आ गए। आप पहले जब आपको कहीं फैमिली के साथ लंच या डिनर पे जाना होता था, तो 8 दिन पहले का प्रोग्राम बनता था। अब यह है कि अगर कोई चीज बाहर की खानी हो तो जोमेटो से आ गया, स्विगी से आ गया। आप जो जो आपको सवाल नहीं आ रहा होता था, आप अगले दिन का इंतजार करते थे कि आप टीचर से जाके पूछेंगे, वो उसका सवाल का जवाब आपको देंगे। अब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाके, चैट जीपीटी से जाके खटाक से सब कुछ कर देते हैं। तो सब चीजें इतनी फास्ट पेस्ड हो गई हैं कि वो पेशेंस जो चाहिए वो है नहीं।
अगर आपका लैपटॉप थोड़ा सा अटक जाए तो आप नया ले लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। अगर आपका मोबाइल अटक जाए तो आप बेचैन हो जाते हैं। तो यही दुविधा है कि करियर्स में भी यही होने लगा है कि हम चाहते हैं कि 25-26 तक हम करोड़पति बन जाएं। उस पे ये कि सोशल मीडिया पे इस मिथ को बहुत ज्यादा इतना ट्रेंडिंग है कि करोड़ से कम की तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। तो वो इस वजह से बच्चों में इम्पेशंस, पर मुझे ये लगता है कि 25 की उम्र तक तो आदमी कंफ्यूज रहता ही है, अनटिल अनलेस कुछ लोग होते हैं जिन्हें पता होता है कि उन्हें क्या करना है, वो उन्हें 10th 11th से समझ में आ जाए। बट मोस्टली 80% लोग 25 26 27 तक जाके ये समझ पाते हैं कि उनका पैशन क्या है, उनको करियर कौन सा बनाना है, कहाँ जाना है, और फिर फाइनली वो उस करियर में आगे बढ़ते हैं। अब आप इसको एस्ट्रोलॉजी से भी अगर जोड़े तो पंडित जी भी कहते हैं कि आपका जो भाग्योदय है वो 32 में होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब 24 से 25 तक आपकी डिग्री चल रही होगी, उसके बाद आप एक जगह काम करेंगे, दूसरी जगह काम करेंगे, आपको इस सेक्टर में मजा नहीं आएगा, दूसरे सेक्टर में 27-28 में जाके आप एक कंपनी के साथ 4-5 कंपनियां छोड़ के फिर टिकते हैं। फिर उस कंपनी, तब आपकी शादी होती है, फिर आप वो 3-4 साल उसी कंपनी में रह के और नेक्स्ट लेवल तक ग्रो करते हैं, तब जाके आपका भाग्योदय होता है। तो आप उसे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से लें, आप उसे स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से लें, आप उसे साइकोलॉजी के हिसाब से लें। जितने भी ओवरनाइट सक्सेसेस के बारे में आपने सुना है वो एक्चुअली ओवरनाइट नहीं है, उनमें 10 से 11 साल लगे हैं। और यही हमें समझना है खुद भी, और बच्चों को भी समझाना है। बेसिकली ये प्रॉब्लम है पेशेंस और परसिवरेंस की। परसिवरेंस यानी पहले तो ये कि अगर आपको सक्सेस ना मिल रही हो तो भी फिर अगले दिन उठना और रेडी रहना, इसे परसिवरेंस कहते हैं। और पेशेंस का मतलब चीजें आने में, जब भी आपको जो जो समय है, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि कोई भी चीज को ग्रो होने में वक्त लगता है, चाहे वो अगर अच्छा, मैंने एक जोक भी सुना हुआ है कि एक औरत अगर 9 महीने में एक बच्चा पैदा करती है तो इस फास्ट वर्ल्ड में 9 औरतें मिलके 1 महीने में बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तो वो जो समय है वो लगेगा ही लगेगा, और अ, उस प्रोसेस को एंजॉय करना है, उस एक्सपीरियंस को एंजॉय करना है। बहुत सही, बहुत ही एक ब्यूटीफुल तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। इनफैक्ट हमारे सामने ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं हमारे आसपास, जैसा आपने किशोर कुमार जी का खुद ही एग्जाम्पल दिया था। लेट ब्लूमर्स की मिसाल हम बमन ईरानी, जो एक्टर हम देखते हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत 44 की एज में की थी। वैसे ही अगर हम फाल्गुनी नायर की बात करें जो न्याका की सीईओ है, शी वॉज एट 50 जब उन्होंने अपना ये नया ब्रांड शुरू किया। या शूटर दादी मूवी तो हम सबने देखी हुई है, 60-65 साल की उम्र में उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया और शूटिंग शुरू किया। सो इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट एनीथिंग, ऐसा मुझे भी लगता है। तो सर, क्या हमारा दिमाग बचपन से ही ऐसा वायर हो जाता है कि हम लेट ब्लूमिंग को नाकामी समझें, या फिर 40 की उम्र में सोल अपग्रेड के लिए हम मेंटल प्रोग्रामिंग को कैसे डिलीट करें? मतलब वो जो प्रोग्रामिंग हो चुकी है उसको हम कैसे अब डिलीट करें? प्रोग्रामिंग, अगर आप प्रोग्रामिंग भी जानते हैं, तो उसमें ये होता है, इफ कंडीशन होती है, अगर ऐसा हुआ तो मैं ये करता हूं, और इफ लूप और फिर देन लूप। तो जो चीज जितनी बार हो गई, जितनी बार आप उस लूप से गए, वो चीज आपकी हैबिट बन जाती है। हैबिट क्या है? हैबिट बेसिकली लूप है। आपने एक चीज की जो बचपन में, वो चीज आप अगर दोहराते रहें तो वो आपकी हैबिट हो जाती है। तो अब अगर आप इसे टेक्निकल तरीके से समझें कि अगर ये कंडीशन आए तो मैं इसके बजाय ये करूंगा, वो करने के लिए आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा कि सवेरे के अगर आज ये कंडीशन आएगी तो मैं ये करूंगा। और अ, वो जब आप विजुअलाइजेशन, जब, क्योंकि आपने रियलिटी में इतनी बार वो चीज की है कि अभी तक आपके माइंड में एक लूप है, जैसे ही वो कंडीशन आती है आप इनवेरेबली ये करने लग जाते हैं अनइंटेंशनली। तो अब विजुअलाइजेशन आप जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उस चीज का, तो आप देखेंगे कि आपकी वो आदत या हैबिट लूप टूटने लगी है। ये बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी। इसका तरीका विजुअलाइजेशन है, जिसे हम एनएलपी में कहते हैं कि आप अपने आप को उस कंडीशन में डालिए, आप अपने आप को विजुअलाइज कीजिए कि आप उस कंडीशन में हैं, और फिर आप उस उन चीजों को चेंज कीजिए, अपने रिएक्शंस को चेंज कीजिए, अपने मूड को चेंज कीजिए, अपने स्टेट को चेंज कीजिए, ताकि वो सिचुएशन जो है उसमें आप जो अब तक आपकी लूप है उस तरह से ना जाके, और एल्स लूप, मतलब इफ दिस इज व्हाट हैपेंस देन आई डू दिस, के बजाय नाउ दिस इज व्हाट आई हैव स्टार्टेड डूइंग। तो उसके लिए विजुअलाइजेशन जो है वो बहुत अच्छी टेक्निक है।
और ये करनी भी चाहिए। और रॉबर्ट डिट्स का एक पिरामिड है जो कि बहुत अच्छा पिरामिड है, कि कोई भी इस तरीके की चीज को चेंज करने के लिए आप एनवायरमेंट, गॉड वाला जो एक एग्जांपल है, आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है और सबसे आसान, कि आप एनवायरमेंट भी चेंज कर सकते हैं। आप हम्म। एनवायरमेंट चेंज कर दीजिए। मान लीजिए किसी को शराब की लत है, तो एक ये भी हो सकता है कि उसके घर के पास शराब की दुकान है, तो अगर वो अपना घर चेंज कर दे तो हो सकता है उसकी वो लत छूट जाए। या वो अपने जिन दोस्तों के साथ, उसके शराबी दोस्त हैं जिनके साथ वो ज्यादातर वक्त बिताता है, अगर वो दोस्त हट जाएं, तो वो एनवायरनमेंट चेंज करने से भी हो सकता है, वो बिलीव चेंज करने से भी हो सकता है। अगर एनवायरनमेंट चेंज करेंगे तो हो सकता है सोल्यूशन टेम्पररी हो, बिलीव चेंज करें तो और ज्यादा हो। तो उस तरीके की चीजें एनएलपी में बहुत कमाल की चीजें हैं, बट विजुअलाइजेशन सबसे आसान है और सब आजकल उसको जानते भी हैं, थैंक्स टू जो डिस्पेंजा और बाकी एनएलपी गुरुज जिन्होंने इसको पॉपुलर बनाया है। कि आप देखें कि आप उस सिचुएशन में, और अब आप मान लीजिए कि आप आज वो नहीं कर रहे जो अक्सर आप करते हैं, क्योंकि आपका दिमाग रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं समझता। तो आप इतनी बार इमेजिन कर लीजिए कि जब वो सिचुएशन रियलिटी में आए तो आप कुछ और करते। और दूसरा ये कि दिमाग ऐसा क्यों मानता है, ये इसकी भी वजह नेचर और नर्चर दोनों है। देखिए, नेचर इसमें कम रोल प्ले करता है, ज्यादातर हमारे पेरेंट्स और हमारे एनवायरनमेंट और सोसाइटी का रोल है, कि कंफ्यूजन को हमने हमेशा से ही गलत समझा। क्योंकि हम क्या मानते हैं कि मैं गिरा तो मेरा बच्चा बिना गिरे ही चलना सीख जाए, वो क्यों कंफ्यूज है। पर कंफ्यूजन हर जनरेशन को मिलता ही है, क्योंकि उसी के थ्रू, वो स्मोक स्क्रीन में हाथ बढ़ाने से ही रास्ता मिलता है, वो अपना रास्ता खुद ढूंढेगा। तो हम, क्योंकि हमने सुना कि मेरे पिताजी ने कहा कि उनको कहा गया क्या वो कंफ्यूजन, उन्होंने सुना कि तुम कंफ्यूज हो, अपना करियर नहीं डिसाइड कर पाए। मेरे पिताजी ने मुझे कहा अब मैं ये विरासत में मेरे बच्चों को दूंगा कि कंफ्यूज क्यों हो। तो कंफ्यूजन में प्रॉब्लम है क्या भाई? किसी भी चीज का सोल्यूशन का मायना ही तब है जब प्रॉब्लम हो। मैथ्स के किसी सोल्यूशन का 0 और 1 आंसर ही तभी आता है जब प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो। तो मुझे लगता है कि ये हमारे स्किल्स डेवलप होने चाहिए, और कंफ्यूजन लीड्स टू क्लैरिटी। वरना क्लैरिटी है ही क्या? क्लैरिटी का औचित्य ही क्या है? तो मुझे लगता है कंफ्यूजन होना चाहिए। और वजह यह है कि हमारे ये आपने जो कहा कि क्या ये बचपन से आता है, बिल्कुल आता है, क्योंकि हमारे आसपास वाले बोलते कंफ्यूजन को हमने डेरोगेटरी टर्म बना दिया। हमने उसे एक क्रिटिसिज्म या है ना, क्रिटिकल फीडबैक बना दिया। मुझे लगता है अगर कोई कंफ्यूज है, इसका मतलब वो कोशिश कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है। हम्म। एक फड़फड़ाहट, जब एक अंडे से जब कोई जो हम चूजा निकल बटरफ्लाई है लेते किसी का हैं। बाहर चूजा निकल रहा होता है, वो जो स्ट्रगल है वो उसे स्ट्रेंथन कर रहा है। आपने वो बटरफ्लाई वाली कहानी सुनी होगी कि किसी ने उसका स्ट्रगल या उसका कंफ्यूजन हटा दिया और वो एग का चूज छिलका उसने हटा, बटरफ्लाई कभी उड़ ही उड़ ही नहीं नहीं पाए। पाई। क्यों? प्रोसेस था जिससे उसके विंग्स में ब्लड स्ट्रेंथ। का दौरा बढ़ता और स्ट्रांग हो रहे थे और स्ट्रेंथ आ रही थी। और अगर वो कंफ्यूजन नहीं होगा तो हम कभी भी पावरफुल या स्ट्रेंथन नहीं होंगे, एम्पावर्ड फील नहीं करेंगे। और इस पे मुझे एक जोक भी आया कि एक पिताजी अपने बच्चे को मार रहे थे, तो बच्चे ने पिताजी से कहा कि अच्छा एक बात बताओ, कि जैसे आप मुझे मार रहे हो, आपके पिताजी ने भी आपको मारा? तो बोले बिल्कुल मारा था, बल्कि वो तो हमें 10 मार के एक गिनते थे। बोले अच्छा, और दादाजी के पिताजी ने भी उनको मारा? बोला हाँ, उन्होंने मारा, वो तो जूते चप्पलों से मारते थे। तो बोले और उनके पिताजी ने? बोले उनके पिताजी ने भी जरूर मारा होगा। तो फिर वो बोला कि आखिर ये खानदानी गुंडागर्दी कब तक चलेगी? तो ये जो कंफ्यूजन को लेके, बहुत ही अच्छा ये है। कंफ्यूजन को लेके हम एक दूसरी जनरेशन को हमेशा दोष दे रहे हैं कि तुम कंफ्यूज हो, तुम कंफ्यूज हो, तुम कंफ्यूज हो। ये विरासत में मिल रहा है। बाकी कंफ्यूजन मुझे लगता है कि एक बहुत ही खूबसूरत प्रोसेस है क्लैरिटी तक जाने का। तो अगर बच्चा कंफ्यूज हो तो उसे बधाई दीजिए, हम्म। यू फाइंड अ सॉल्यूशन। और सारे अमेजिंग। एक्सपेरिमेंट, जी। इन्वेंशंस और डिस्कवरी कंफ्यूजन की वजह से ही तो हुए हैं, तभी तो हमने सोल्यूशन ढूंढा है। True. राइट, 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 राइट। अच्छा, कंफ्यूजन के साथ अब एक चीज और आती है दिमाग में, दैट इज फेलियर। तो बहुतों का मानना ये है कि फेलियर्स हमको पीछे धकेल देते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते, है ना? तो अब ये जो एक माइंडसेट है कि फेलियर्स को हम ऑब्स्टिकल्स की तरह देखते हैं, तो बजाय ऑब्स्टिकल के हम उन्हें क्लू की तरह कैसे देखें, इसके लिए हमें हमारे माइंड को कैसे रिफ्रेम करना चाहिए? फेलियर वैसे न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में तो ये कहा जाता है कि देयर आर नो फेलियर्स, देयर आर फीडबैक्स। जिंदगी में फेलियर होते ही नहीं है, फीडबैक है। अगर आपकी गाड़ी एक जगह पे 3 घंटे में पहुंचनी है और 1 घंटे बाद आपको लगता है कि गाड़ी
उतनी स्पीड से नहीं चली है पहले 1 घंटे में, तो ये आपके लिए फेलियर नहीं, फीडबैक है। अगले 2 घंटे में आप गाड़ी की थोड़ी स्पीड बढ़ाइए और वहाँ टाइम पे पहुंचिए। और मुझे लगता है कि इसके बारे में सिगमंड फ्राइड जो थे, फेलियर को लेके, सिगमंड फ्राइड जो साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने ये कहा कि योर लाइफ इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ योर पास्ट। आपके पास्ट में आपने जो चीजें कही वो आपका फ्यूचर है। पर उनके बाद के जो साइकोलॉजिस्ट आए, एडलर और कार्ल यूंग, उन्होंने ये कहा योर प्रेजेंट इज द प्रोजेक्शन ऑफ योर पास्ट, बट इफ यू चेंज योर प्रेजेंट यू कैन चेंज योर फ्यूचर। तो मुझे लगता है फेलियर का मतलब यह है कि आपको फीडबैक मिला है। सपोज आप अपने करियर में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आज आप खुश नहीं हैं, तो ये आपका फ्यूचर नहीं, यू चेंज इट। आज आप बदल लीजिए ताकि आपका फ्यूचर बिल्कुल बदला जा सके। अगर आप अपनी स्पीड से खुश नहीं हैं, जितनी देर में आप यहां तक पहुंचे, तो अपनी स्पीड बढ़ा दीजिए, तो आप वहां टाइम पे पहुंच पाएंगे। और मुझे यही लगता है, जैसे आप जब गाड़ी चलाते हैं तो उसमें एक रियर मिरर होता है, एक विंडशील्ड होती है जिससे आप देखते हैं। तो आप रियर मिरर में कितनी देर देखते हैं, थोड़ा सा पास में देखना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। और बाकी ध्यान आगे की तरफ देना चाहिए। तो फेलियर्स और फीडबैक वो क्लूज हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि वही परेशानी जो अब तक आई वो ना आए। जैसे व्हाट यू बीन डूइंग टिल नाउ, इफ यू कंटिन्यू डूइंग इट यू विल गेट द सेम रिजल्ट्स। तो कुछ तो बदलना पड़ेगा, अदरवाइज आप वापस वही करते रहेंगे। तो उस लूप से बाहर आने के लिए ये फीडबैक होता है, वो जिसे हम फेलियर का हमने नाम दिया हुआ है, उसे फीडबैक कहा जाए, तो जिंदगी आपको किसी और ट्रेजेक्टरी पे लेके जा सकती है। सो आई बिलीव कि ये क्लूज हैं। अब इसको करने का तरीका क्या है? इसका तरीका, एनएलपी में बहुत सारे तरीके हैं। रीफ्रेम करना एक तरीका है, पॉजिटिवली रीफ्रेम किया जाए उस सिचुएशन को। उसमें रीफ्रेमिंग के बहुत सारे तरीके हैं। उसमें सिचुएशन रीफ्रेमिंग भी हो सकती है, कम्युनिकेशन रिफ्रेमिंग भी हो सकती है। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा, जब भी आपको फीडबैक मिले तो उसको रिएक्ट करने के बजाय उसको रिस्पॉन्ड देने के लिए एंकरिंग टेक्निक भी यूज की जा सकती है। अब आप ये देखिए कि ज्यादातर लोग कोई कलेवा हाथ में बांधते हैं, कोई टीका लगाता है, कोई अंगूठी पहनता है, कोई माणिक पहनता है, वो सब एंकरिंग ही है। बेसिकली उसका पर्पस यही होता है कि वो, जैसे ही आप वो पहनते हैं और कहते हैं कि अब आपके ग्रहों की दशा बदल जाएगी, वो ग्रहों की दशा और कुछ नहीं, आपका माइंडसेट ही तो है। तो जैसे ही आपको कोई आपकी जिंदगी में कोई एक लूप चल रहा है, कोई एक चीज चल रही है, और आपको किसी ने कहा कि ये अंगूठी पहनने से कुछ और हो जाएगा, तो बेसिकली उसका मतलब यही है कि अंगूठी को आप एंकर करके अपनी लाइफ को एक अलग दिशा में, एक अलग ट्रेजेक्टरी पे ले जाए। फीडबैक मेरे हिसाब से इसको क्लू क्लू ही है, और क्लू ही लेना चाहिए। जैसे रियर व्यू का जो मिरर होता है कार में जरूरी होता है, उसी तरीके से इतना फीडबैक जिंदगी में जरूरी है। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने हमारे ऑडियंस को समझा दिया। लेकिन अभी इसी से रिलेटेड एक सवाल की रिफ्रेम भी हमने कर लिया। लेकिन आजकल क्या है कि पैशन वर्सेस पैसा में लोग फंसते हैं, और साइकोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या हमें हमारी बॉडी भी ये चीज़ों का सिग्नल देती है कि हम गलत करियर में फंस गए हैं या हम कुछ गलत ट्रैक पे जा रहे हैं? तो जो वो गट फीलिंग है वो कैसे पहचाने हम लोग? मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जानता, पर मुझे ये लगता है जब मैं कोई काम कर रहा होता हूँ और मुझे उस काम को करने में मजा नहीं आता, या वो काम करते हुए मैं थकान, क्योंकि देखिए ये फिजिकल एक्टिविटी की बात नहीं है। आप 3-4 घंटे बच्चों को खिलाने के बाद जब घर लेके आएंगे वो फिर भी एक्टिव रहते हैं, वो नहीं थकते, क्योंकि उन्हें खेलने में मजा आ रहा होता है। अगर आपको किसी काम में मजा आए तो वो आपका पैशन है, और अगर आपको किसी काम में मजा नहीं आ रहा हो तो इसका मतलब वो आपका पैशन नहीं है। तो पैसा और पैशन, पैसा तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि देखिए ना, अगर आप 4 स्टेजेस लर्निंग की भी देखें तो पहला स्टेज होता है जहां आप अनकॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट होते हैं। यानी जैसे आप, एक छोटा सा बच्चा जो है, जैसे कार चलाना नहीं आती, उसको ये भी लगता है कि कार चलाने में है ही क्या। फिर एक दूसरी स्टेज आती है जहां आप कॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट होते हैं, अब आपको पता है कि कार चलाना मुश्किल है, आती आपको अब भी नहीं। तीसरी स्टेज होती है जहां आप कॉन्शियस और कॉम्पिटेंट होते हैं, यानी आपको कार चलाना आती भी है, पर आपको पता है कार चलाना मुश्किल भी है। तो यहां तक जो है ये 3 लर्निंग है। लेकिन सबसे खास बात क्या है कि आप एक ऐसी स्टेट पे पहुंचे जहां पर आप अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट हो जाए।
यानी अब आपको पता ही नहीं कि आप क्या कमाल कर रहे हैं। अब जब लता जी गाती थी तो उनको पता नहीं वो क्या कमाल करती थी। जब उनसे कोई पूछता था कि आप ये कैसा करती हैं, तो वो आंसर नहीं दे पाती थी, तो लोग सोचते थे कि शायद ये बताना नहीं चाहती। पर वो उनको खुद को भी नहीं पता था, बिकॉज वो खुद नहीं कर रही, फिर वो खुद सोर्स बन जाती है। जब आप काम को इस खूबसूरती से करने लगे कि आप संज्ञा से विशेषण बन जाएं ना। अब कोई अच्छा गाता है तो हम ये नहीं, हम अच्छा गाती है कि बजाय हम ये भी कहते हैं कि अरे ये तो लता मंगेशकर जैसा गाती है। तो लता मंगेशकर विशेषण बन गई। तो जब आप काम को उस लेवल पे ले जाएं, वो पैशन है जहां आपको पता ना चले कि आप काम कर रहे हैं या मजा कर रहे हैं। और इसकी बहुत सारी बॉडी बहुत सारे सिग्नल देती है। देखिए, अब आप सचिन तेंदुलकर को जब स्क्वायर ड्राइव लगाते हुए देखेंगे तो उनसे खूबसूरत कोई नहीं होगा। लता जी बहुत खूबसूरत नहीं थी, पर गाते हुए उनसे ज्यादा खूबसूरत आपको लगेगा जैसे कोई कोई देवी गा रही है। तो जब आप अपनी पसंद का काम करते हैं तो आप बहुत खूबसूरत लगते हैं, बॉडी ये सिग्नल देती है। और जब आप अपनी पसंद का काम नहीं करते और जबरदस्ती कर रहे हैं तो आप थके हुए रहते हैं, लो ऑन एनर्जी रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं। मुझे ये लगता है कि पैशन और फिर पैसा, जिस दिन आप उस स्टेज पे पहुंच जाएं जहां आप अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट हो जाएं, तो फिर तो पैसा बरसता है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जैसा अभी आपने कहा कि उम, आप जब पूरे पैशन के साथ कोई काम करते हैं तो आप में और काम में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। लेकिन यहाँ एक जो मेरे मन में अभी एक बात आ रही है, वो ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, स्पेशली हम लेडीज की अगर हम बात करें, हाउसवाइफ्स की बात करें, तो वो फैमिली में जो उनका रोल होता है, वो उसके साथ अपनी पहचान इतनी ज्यादा अटैच कर लेती हैं कि वो खुद को ही भूल जाती हैं। लाइक फॉर देम दे आर अ गुड वाइफ, गुड डॉटर इन लॉ, गुड मदर, बट एक्चुअल में वो क्या है, वो अपनी लाइफ जीना भूल जाती हैं। तो जब हम पर्पस ढूंढने की बात करते हैं या हम उनको गाइड करते हैं पर्पस ढूंढने के लिए, तो वो अपने उस पुराने लेबल से अपने आप को डिटैच नहीं कर पाती हैं। हम उनको ये नहीं कहते कि आप अपना वो ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उसको छोड़ दो, मगर आप अपने लिए भी टाइम निकालो, अपने लिए भी कुछ सोचो, अपने पैशन को फॉलो करो। जब ये चीज हमें उन्हें बतानी होती है तो उनको बड़ी डिफिकल्टी होती है। तो इस पुरानी आइडेंटिटी को अनलर्न कैसे करें, पुराने लेबल्स से हम छुटकारा कैसे पाएं, इसके बारे में कुछ बता सकें आप तो। पहले तो ये जो आपने इशू उठाया ना, ये बहुत ही सीरियस इशू है। मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं इसे। खासकर आप देखिए, ये मेल्स में भी आता है, फीमेल्स में थोड़ा जल्दी आता है, अराउंड 35-38 आता है। द रीजन इज कि जब एक औरत की शादी होती है तो आइडेंटिटी बदल जाती है उनकी। और फिर वो अपनी लाइफ में एक एपी सेंटर ढूंढती है जो उनका बच्चा होता है। जैसे ही लेडी प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद से वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए सोचती है, और वो बच्चा भी 8 साल माँ के पल्लू से बंधा रहता है। मम्मा स्कूल से आएगा, मम्मा ये, मम्मा वो, मम्मा ये खाऊंगा, मम्मा वो खाऊंगा। अब वो औरत सब भूल के सिर्फ एक माँ बन जाती है ना। और पहले जमाने में तो ऐसे नाम भी ऐसे ही होते हैं, रामू की माँ, श्यामू की माँ, तो वो अपना नाम भी उनको नहीं पता होता था। हम्म। अब ऐसा नहीं है, बट थैंकफुली। पर फिर भी एक प्रॉब्लम है कि वो बच्चा जब 12-13 साल का हो जाता है, या बच्ची जब 12-13 साल की हो जाती है, तो उसके बाहर दोस्त बनते हैं। और जब बाहर दोस्त बनते हैं तो उसको माँ की उतनी जरूरत नहीं रहती। अब ये पहला इंसिडेंट जब माँ को ये फील होता है कि अब वो अनइम्पोर्टेंट हो गई, क्योंकि 10-12 साल वो जिस सहारे, वो एपिसेंटर, उसको जो मजा आ रहा था कि मेरा पूरा जिंदगी इसके इर्द गिर्द है, उस बच्चे को अब माँ की जरूरत नहीं है। जरूरत और ही अब नहीं वो है। बच्चा, अच्छा, उस दौरान माँ ने अपने चेहरे का ध्यान नहीं रखा, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, और कुछ भी पहन लिया, किसी भी तरीके से तैयार हो गई। वो बच्चा बड़ा होके अपने फादर के साथ मिलके माँ को ये बताता है कि आपको तो बोलना भी नहीं आता, आपको तो बात करना भी नहीं आता, आप एक्चुअली मेरे दैट्स फ्रेंड्स के बीच में बात मत करो। अच्छा, जब बाहर जाते हैं तो, क्योंकि 8-10 साल में जिंदगी बहुत बदल जाती है, बैंकिंग सिस्टम्स बदल जाते हैं, सिस्टम्स बदल जाते हैं। वो माँ तो बच्चे में लगी रही, अब उसको गैजेट्स चलाने नहीं आते, माँ बैंकिंग नहीं जानती, माँ को एप्स के बारे में नहीं पता। तो रेस्टोरेंट में जब जाएंगे और फादर कैनेलिनी फ्लोरेंटाइन बोलेंगे तो माँ को समझ नहीं आएगा कि क्या है। वहां ऑर्डर कौन करेगा, वो फादर करेंगे और बच्चे करेंगे। घर में टीवी सीरियल कौन सा चलेगा, वो डिसाइड बच्चे और फादर करेंगे। कहाँ घूमने जाना है, वो फादर और बच्चे डिसाइड करेंगे। मदर उस वक्त फील करती है कि मैं तो किसी के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं हूँ। ट्रू। तो ये मिड लाइफ क्राइसिस आती है कि मेरी खुद की आइडेंटिटी है क्या, मैं कुछ हूं ही नहीं।
तो ये मुश्किल तो होता है, और वो 35-40 की एज में अपने आप को फिर से रिसेलेक्ट करना, फिर से अपने आप को एक नए सिरे से देखना, एक नई पहचान ढूंढना, ये आसान नहीं होता है। और इसमें मदद मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ एक्सपीरियंस्ड लोग होते, पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी तो कोई ना कोई उस वक्त इतना अकेलापन भी नहीं होता था, क्योंकि किसी न किसी के साथ आपकी आपकी जिंदगी उस एक बच्चे के अलावा बहुत सारे कामों में डिपेंड होती थी। तो ये एक न्यूक्लियर फैमिलीज का डिसएडवांटेज भी है। पर इसका सोल्यूशन जो है एनएलपी में, जहां बहुत सारे सोल्यूशन है, मुझे टाइमलाइन सोल्यूशन हमेशा से अच्छा लगता है कि मैं फिर से खुद को कुछ करते हुए देखूं, फ्यूचर में जाके देखूं, आंखें बंद करके देखूं कि मैं कहाँ हूं और मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे किन लोगों से घिरे हुए होना अच्छा लग रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा बच्चा अपनी जगह अपने फ्रेंड्स के साथ खुश है और मैं अपने जगह खुश हूँ। तो विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। अगर किया जाए तो मुझे लगता है मिड लाइफ क्राइसिस से बाहर आ जा सकता है। और फिर अच्छे दोस्त तो हमेशा मदद करते ही हैं, मेंटर और कोचेस भी हेल्प करते हैं इसमें। अब आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं, आई थिंक कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि जैसे ही हमें प्रॉब्लम दिखने लगती है तो सोल्यूशन अपने आप आ जाता है, क्योंकि कोई भी ताला बिना चाबी के नहीं बनता है। तो अगर ये वीडियो देख के किसी को समझ में ही आ जाए कि अच्छा मेरी परेशानी की वजह मिड लाइफ क्राइसिस है, तो फिर रास्ता भी मिल जाए। और कही सुनी कम्युनिटी उनके लिए ही है। वी आर देयर टू हेल्प हाँ देम। के लिए absolutely। बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया आपने अच्छे से समझा दिया। पर जैसे कि आपने बात की इंडियन कॉन्टेक्स्ट की, तो मैं फिर यहाँ पे बात करूँ कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब 40 में अपना पैशन फॉलो करना चाहता है ना कोई, तो उसको लोग सेल्फिश बोलने लगते हैं और उसको भी गिल्ट होने लगता है कि हाँ ये तो यार सही बोल रहे हैं। सो इस गिल्ट से बाहर निकलने के लिए कोई टूल या टेक्निक कुछ है जो काम कर सकती है? मुझे सर्कल ऑफ एक्सीलेंस भी बहुत अच्छा लगता है कि यस। आप अपने आप को उस सर्कल में डाल के देखें जहां ये चीजें आपको बॉदर ही नहीं करती। और फिर जहां तक सेल्फिशनेस और सेल्फलेसनेस की बात है, तो आप जब भी फ्लाइट में बैठेंगे तो एयर होस्टेस आपको अनाउंस करके कहेंगे कि पहले आप अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं और फिर पास वाले की मदद करें। सेल्फलेसनेस तक जाने का रास्ता सेल्फिशनेस से ही होता है। जिस आदमी के खुद के खाने पीने का भरोसा क्या का कोई ठिकाना ना हो, वो दूसरे की क्या मदद करेगा? और वो अगर कहेगा भी कि मैं मदद करूंगा, तो उसकी मदद के होने ना होने का क्या फर्क पड़ता है? इनविजिबल हैंड्स करके एक किताब थी, बहुत ही खूबसूरत किताब है। अगर आप देखें कि ज्यादातर कैपिटलिस्ट ने जाने अनजाने में समाज की बहुत मदद की। कि जब आप एक फैक्ट्री अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए खोलते हैं, फिर उसमें आपको मजदूरों की जरूरत होती है, लेबर की जरूरत होती है, स्टाफ की जरूरत होती है। तो आप जाने अनजाने बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं सबके लिए। तो अगर आप 40 के बाद सब कुछ छोड़ के अपने पैशन को रीलिव कर रहे हैं या उसको उसका पीछा कर रहे हैं, तो बेसिकली अगर आप 40-50 की उम्र में घर बैठ के और लोगों पे सरकास्टिक कमेंट पास करने के बजाय, या किसी के आने जाने पे रोक टोक लगाने के बजाय, या पड़ोस में कौन क्या कर रहा है, कौन किसके साथ जा रहा है, ये करके तो आप नेगेटिविटी ही दे रहे हैं। तो उससे ज्यादा अच्छा है जब आप अपने आप पे फोकस करेंगे और आप अपना सेल्फिश मोटिव जो भी हो आपका, अगर आप वो करेंगे, तो बेसिकली आप एक पॉजिटिविटी, अगर आप और पैसा ना भी दे पाए तो भी मुझे लगता है आप कम से कम पॉजिटिविटी तो देंगे ही देंगे। क्योंकि घर में बैठ के आप अपने बेटे को, अपनी बहू को, या अपनी वाइफ को, या अपने बच्चों के पीछे दिन रात पड़े रहने से तो अच्छा ही है कि आप अपने पैशन को रिलीव करें, उसको डिस्कवर करें। और इस दौरान जब आप अपने पैशन को रीडिस्कवर करके कुछ करेंगे, तो मुझे लगता है आप दोनों तरीके से ही लोगों की मदद करेंगे। हो सकता है आप अपने लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें और फाइनेंशियल बर्डन ना बने आप बुढ़ापे में अपने बच्चों पे। और हो सकता है कि एक सर्टेन लेवल पे जाके आप और लोगों की फाइनेंशियली हेल्प कर पाए, उन्हें एम्प्लॉय करने में। और अपना दिमाग, अगर आपका दिमाग शांत रहेगा बिकॉज यू विल बी बिजी, तो आप एक तरह से पॉजिटिविटी भी बिखेरोगे। क्योंकि जो लोग काम करते हैं, वो असल में, जो लोग हमेशा बिजी रहते हैं, काम करते रहते हैं, वो सक्सेसफुल भी होते हैं और वो ज्यादा पॉजिटिव भी होते बट सर इसके साथ साथ एक चीज ये भी तो आ जाती है ना कि वी लिव इन अ सोसाइटी। तो हम हैं। सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को भी तो हम कहीं दरकिनार नहीं कर सकते ना। मतलब स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट, मतलब औरतें क्या, मैं आदमियों के बारे में भी अगर बात करूं, तो दे आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। और अगर कहीं आप अपना पैशन फॉलो करने में वो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उनको कहीं क्रॉस कर रहे हैं या लोगों की नजरों में आप आ रहे हैं, तो उन चीजों को कैसे हैंडल करें? बिकॉज यू हैव अ फैमिली, यू हैव अ किड्स, कि कल को उनके शादी ब्याह होने में दिक्कतें ना आने लगे कहीं।
सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बिल्कुल। और फिर आनंद बख्शी साहब ने कहा ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का लोगों काम का है काम है, कहना। बिल्कुल। छोड़ो बेकार की बात है। तो मुझे ये बात मैं फिर से आपको यहाँ बता दूं कि देखिए, शुरुआत में तो लोग कहते ही हैं आप कोई भी काम शुरू करें। तो जैसे वर्तिका जी, आपने बताया कि आप इंश्योरेंस में थी, तो जब आपने इंश्योरेंस का काम किया तो आपको लोगों ने तारीफ तो नहीं की होगी। बिल्कुल भी तो कोई भी नहीं। तो कोई भी और अगर आप बच्चों को छोड़ के जॉब भी किया है तो भी आपको तारीफ नहीं मिलेगी। कोई भी काम करने के लिए लोग इनिशियली आपको बेसिकली आपको मोटिवेशन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जब तक आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंच नहीं जाते। देखिए, एक पौधा जब उगना शुरू करता है तो वो सॉफ्ट होता है, तो उसको तोड़ना बड़ा आसान होता है। पर वो पौधा अगर जड़ पकड़ ले और पेड़ बन जाए तो फिर उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर पेड़ के नीचे लोग बैठते हैं, उसके फल भी खाते हैं, उसकी तारीफ भी करते हैं, उसकी छांव भी एंजॉय करते हैं। उस बरगद में फिर तोता भी आता है, फाख्ता भी आती है, उसके नीचे लोकगीत भी होते हैं। तो इसी तरीके से एक इंसान जब शुरू करता है तो आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि शुरुआत के कुछ दिन ये स्ट्रगल ही हमें स्ट्रांग बनाती है। लेकिन जब आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाते हैं, हम सब बेसिकली इंसानों की फितरत क्या होती है कि वो हमेशा अपने से ज्यादा वाले की तरफ बढ़ते हैं। जहां ज्यादा होता है उसी की तरफ बढ़ते हैं। जैसे नदी सागर की तरफ क्यों जाती है? सागर में ज्यादा पानी है, नदी वहां तक जाती है। तो जहां स्वभाव जिसका कई बार हम उन लोगों के पास जाते हैं जिनका हमसे स्वभाव बेहतर है, कई बार हम उनके तरफ जाते हैं जिनका हमसे प्रभाव बेहतर है। हम्म। तो हम अभाव में लोगों के पास जाते हैं। तो जब आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाते हैं और लोग, देखिए, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। एक बार आप सक्सेसफुल हो गए तो फिर समाज आपके साथ जुड़ता ही है। तो बस समाज ये देखना चाहता है, वो सक्सेसफुल होने तक की बात है। एक बार अगर आप ये एक तरह से रियलिटी चेक भी है कि अगर उनके कहने पे आपने काम बंद ही कर दिया तो फिर वो आपका पैशन ही नहीं है। तो अगर वेरी लोगों के राइट। कहने भर आपने बंद कर दिया तो फिर वो पैशन ही कहाँ था। बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप अपना पैशन और इकिगाई भी यही कहता है, देखिए ना, चारों ही चीजें। इकिगाई मतलब द रीजन टू वेक अप इन द मॉर्निंग। सबसे पहले ये कि व्हाट डू आई लाइक, मुझे क्या अच्छा लगता है करना। फिर उसके बाद लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन सा काम अच्छे तरीके से करता हूँ। और फिर तीसरी चीज, विल दिस थिंग गिव यू मनी, और फिर क्या समाज को ये चाहिए। और अगर इन चारों के ताने बाने के बीच में कोई चीज आप ढूंढ लाते हैं तो फिर समाज तो आपके साथ जुड़े गए। बकौल मजरू साहब, मैं अकेला ही चला था जाने का मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता कारवां गया। तो बनता है। शुरू यही होती है। लेकिन संदीप जी, मेरा इसी से रिलेटेड एक और सवाल है कि जब भी हम आपने कहा कि लोगों की परवाह नहीं करनी है, एक सक्सेस होने तक का हमें लगे रहना है, इफ यू आर फॉलोइंग द पैशन। लेकिन क्या होता है कभी कभी कि जब भी कोई इंसान जीरो पे हो और उसे समझ भी नहीं आ रहा हो कि वो बना किस लिए, तो ये जो जेलसी है, जो हम कहते हैं ना किसी से जलन जलन फील हो रही है, तो वो ये क्या हमारा कंपास बन सकता है? अ, अच्छा, मैंने ये नहीं कहा कि लोगों की परवाह मत कीजिए। मैंने ये कहा कि लोगों की परवाह जरूर कीजिए, पर उसमें से इमोशन हटाइए और इंटेंट समझिए। हम्म। जेलेसी जो है, मुझे लगता है ये इमोशन है। एक इमोशन है। बेसिकली ये आपको ये ये बताता है कि आपके अंदर एक आग है, आप कुछ करना चाहते हैं। और आप ये देख के थोड़ा सा परेशान है कि दूसरे ने आपसे पहले कर लिया। अब मान लीजिए आपको दिल्ली जाना हो और आपको रास्ता पता नहीं हो, तो एक तो ये है कि मैं वहां जो लोग जा रहे हैं उनको देख के परेशान होके बैठ जाऊं कि ये है ना, ये लोग तो जा रहे हैं, सब इनकी गाड़ियां जा रही हैं और मुझे तो दिल्ली का रास्ता ही नहीं पता। अच्छा, ये उन दिनों की बात है जब गूगल मैप नहीं होता था। तो लोग क्या करते थे कि अगर कोई बस दिल्ली की तरफ जा रही है तो आप उस बस का पीछा कीजिए, आप भी दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो नथिंग सक्सीड सक्सेस, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आप सक्सेसफुल लोगों को इम्यूलेट करें या उनको कॉपी करें तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और ये जिसे आप जेलिसी इमोशन है, पर आपको भी वही आग है, वही जो पैशन उनमें है वही आप में भी है। तो फिर आपको ये ध्यान रखना है दैट यू आर नथिंग बट द एवरेज ऑफ 5 पीपल दैट यू मोस्टली इंटरेक्ट विद। तो अपनी जिंदगी में वो 5 लोग ले आइए जो आपसे बेहतर परिस्थिति में है, वो आपको वहीं ले जाएंगे। देखिए, कुएं से आपको वही निकालेगा जो कुएं से बाहर है। अब या तो आप जल लीजिए कि वो कुएं से बाहर है,
या फिर हाथ बढ़ाइए कि वो आपको बाहर निकाले। तो जिम रॉन की बात मुझे बहुत पसंद है कि यू आर द सीईओ ऑफ योर लाइफ। अगर आपको लगता है कि और वो 5 लोग जो जिंदगी में है वो आपसे बेहतर परिस्थिति में है, तो आई एम श्योर उनके साथ, क्योंकि वो ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां और सक्सेसफुल लोग मिलते हैं, आप उनके साथ जाएंगे। वो ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां उनका दिमाग खुलता है, वो उस तरह से बात करते हैं, तो उनके देखा देखी आप भी उस तरीके के हो जाएंगे। तो बजाय इमोशन को सिर्फ चेंज करना है, उसको रीफ्रेम करना है। उसको जेलेसी ना कह के उसको मोटिवेशन या इंस्पिरेशन। और जेलेसी में फर्क क्या बिल्कुल। है? जरा ये देखिए कि हम कहते हैं उसकी पर्सनालिटी बड़ी इंस्पिरेशनल है, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा, तो इसका मतलब आपको उसकी खूबी पसंद है, आप उसको इंस्पिरेशन का नाम देते हैं। और वहीं एक दूसरा आदमी जो आगे जा रहा है आपको पसंद है, बस आप ये कहते हैं। अब इसमें फर्क क्या है कि जब दूसरा वाला अचीव करता है तो हम कहते हैं कि इसकी किस्मत अच्छी है, और दूसरे वाले का अच्छा नहीं करता तो हम कहते हैं उसके कर्म खराब है। अगर इसी को हम चेंज कर दें कि दूसरा वाला जब अचीव करता है, हम ये ना कहें कि उसकी किस्मत अच्छी है, हम कहें कि उसका इंटेंट और उसके एफर्ट्स अच्छे हैं, तो वो इंस्पिरेशन बन जाएगा। तो जेलेसी को इंस्पिरेशन में बदलने के लिए बस यही एक रीफ्रेमिंग करना है कि वो उसको जो मिल रहा है वो किस्मत की वजह से नहीं मिल रहा, वो उसके इंटेंट, हार्डवर्क और परसिवरेंस। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। मतलब आज हमारे इस बातचीत को सुनकर आई एम श्योर बहुत लोग इंस्पायर हुए होंगे, बहुतों ने अपनी कमर कसी होगी, जूते कसे होंगे कि अब तो हमें आगे बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी भी ऐसे होंगे जो ऐसे बैठे होंगे कि यार अब तो बहुत लेट हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों के लिए आप कोई एक मेंटल एक्सरसाइज हमारे साथ में शेयर कीजिए कि वो लोग तुरंत एक्शन में आए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, अपने पैशन को फॉलो करें, अपने पर्पस की तरफ जाएं। मैं खुद भी ऐसा ही सोचता हूँ, क्योंकि मैंने लगभग 25-30 साल कॉर्पोरेट्स में रहने के बाद अपना बिजनेस शुरू किया, जबकि आजकल बच्चे जो हैं वो 22-23 साल की उम्र में ही सीईओ बन जाते हैं। तो देर आए दुरुस्त आए, तो लगता है आप जिस भी उम्र में हैं, एक चीज याद रखिए कि एंजॉय प्रोसेस को करना है, डेस्टिनेशन को नहीं। अगर आप कुछ करेंगे तो कुछ करते करते कहीं ना कहीं तक पहुंच ही जाएंगे। फिर से आनंद बख्शी साहब का नाम लेता हूँ, उनका एक गाना मुझे बहुत पसंद है कि दुनिया में आया है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, ह्यूमिलिटी के लिए, वरना ये दुनिया खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी, खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे। इसमें खास बात ये भी है कि हर दिन कोई नया खेल करना पड़ेगा, वरना सर्कस जैसे आजकल बच्चे नहीं देखते ना, क्योंकि जो आपने देखा आज भी वही खेल है, जादूगर का भी वही खेल है, इसलिए वो आउट ऑफ गेम हो गए। तो इसके लिए मेंटल एक्सरसाइज वही विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन से बढ़िया कोई एक्सरसाइज नहीं है। आप अगर सवेरे उठ के, अगर आपका दिन स्क्रिप्टेड है और आपको पता है कंटेनर पैक्ड डे में कि आप क्या 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 कर रहे होंगे, और उसको आप विजुअलाइज करें, तो आपके लिए आसान हो जाता है। जैसे आपके पास गूगल मैप होता है और आपको सामने दिख रहा होता है कि यहाँ से मुझे लेफ्ट लेना है, यहाँ से मुझे राइट लेना है, मुझे यहाँ से ये करना है। अगर सवेरे, जो भी आपकी उम्र है, मान लीजिए आप 50 साल के हैं या 40 साल के हैं या 30 साल के हैं, अगर 30 साल के हैं तो 15 मिनट मॉर्निंग आप विजुअलाइज कीजिए कि आज का पूरा दिन आपका कैसा रहेगा। आप 9 बजे क्या कर रहे होंगे, 12 बजे क्या कर रहे होंगे, 3 बजे क्या कर रहे होंगे, 6 बजे क्या कर रहे होंगे। और रात को सोने से पहले 15 मिनट फिर से आप ये देखें कि जो आपने सोचा था वो किया या नहीं। तो अगर 30 है आपकी उम्र तो 2 से डिवाइड कीजिए, 15 मिनट मॉर्निंग, 15 मिनट इवनिंग। अगर आप ये कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि आप किसी भी उम्र में शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि दिमाग, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दिमाग नहीं जानता इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क। दिमाग नहीं जानता आपकी असली उम्र क्या है। तो अगर आप 40 के भी हैं और आप ये मानते हैं कि आप अभी 21 के हैं, तो दिमाग वही मानेगा। वो जो सारे लोग, आप अमिताभ को देखिए 82-84 की एज में वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को बता दिया है कि वो 80 के नहीं। तो अपने आप को आप ये मत बताइए, एज इज जस्ट अ नंबर। आशा जी 92 की एज में, 90 की एज में ब्रॉडवे में जाके शो करके स्टेज, आती हैं and she बिल्कुल। show। तो ये लोग कौन है? ये वही लोग हैं, सिर्फ इन्होंने अपने आप को ये बताया है कि आप अपने दिमाग को क्या उम्र बताएं, और जो आप उम्र बताएंगे वही आपकी उम्र है। आज आपने ना एक्चुअली गानों को भी नए नजरिए से देखने का मौका दिया है हम लोगों को। आनंद बख्शी साहब के इतने प्यारे प्यारे आपने गाने आज कोट किए हैं। चलते चलते Thank अब you आप so अगर much, sir. अपनी तरफ से एक मैसेज और देते जाइए। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से मैसेज यही है कि द ग्रेटेस्ट प्लेजर लाइज इन डूइंग द थिंग्स व्हिच पीपल से यू कैन नॉट डू।
लोगों को सरप्राइज कीजिए। जब भी लोग कहें आप ये नहीं कर सकते, उनको सरप्राइज कर दीजिए। क्योंकि मैं मेरी लाइफ में लता जी से बहुत इंस्पायर रहा हूँ। उन्होंने गाना 1944 में शुरू किया और 2006 तक तो वो एक्टिवली गाती रही, लगभग 70 साल। तो हर 5 से 10 साल में जब गानों का ट्रेंड चेंज होता रहा, जहाँ शुरुआत में खेमचंद प्रकाश और सज्जाद हुसैन साहब, फिर नौशाद, शंकर जयकिशन, फिर उसके बाद एस डी बर्मन, आर डी बर्मन, विशाल, ए आर रहमान, तो कैसे वो अपने आप को हमेशा अपने आप को लोगों को कैसे सरप्राइज करती रही कि 65 की एज में वो हम आपके हैं कौन के गाने गा रही हैं और 70 की उम्र में वो दिल तो पागल है के गाने गा रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि द ग्रेटेस्ट प्लेजर लाइज इन डूइंग द थिंग्स। जब भी लोगों को लगे यार ये आदमी खत्म हो गया, तो फिर वो फिनिक्स बर्ड की तरह राइज फ्रॉम योर एशेस। जब भी लोग ये कहें कि यार तुम बस यही कर सकते थे, मुझे पता है यही तुम खूबसूरत कर सकते हो, लेकिन उसके बाद फिर आप कुछ और करके लोगों को और सरप्राइज करें, तो आपके आसपास वाले लोगों को भी ये लगता है कि ये कोई जादू चल रहा है। तो अपनी जिंदगी को मैजिकल या मेरा आजकल तो जो डिस्पेंसर था को बहुत सारे लोग जानते हैं, तो वो भी कहते हैं कि हर मोमेंट में मिरेकल है। खुद को भी एक्सप्लोर कीजिए और लोगों को सरप्राइज करते रहिए। Reinvent yourself. Very good. Yes. Lovely. Lovely. Every day, every Thank you moment. so much. Thank you so much Thank you so much. Thank you so for much. joining us. Thank you. थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर इंटरेक्टिंग विद। तो दोस्तों सबक साफ है, पर्पस रास्ते पे गिरा हुआ कोई नोट नहीं है, ये वो रास्ता है जो आप चलते चलते बना ही लेते हैं। लेट ब्लूमर्स हो या अर्ली स्टार्टर्स, अपनी घड़ी मत देखिए, अपने दिल की एनर्जी देखिए। अगर काम करते वक्त थकान नहीं, सुकून मिल रहा है, तो वही आपकी कॉलिंग है। और इसलिए इस एपिसोड के बाद एक लिस्ट बनाइए उन कामों की जिनको करते वक्त आप वक्त ही भूल जाते हैं। आज एक इमोशन ऑब्जर्व कीजिए, कल अपनी लाइफ बदलते हुए देखिए। सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या आप काम कर रहे हैं या अपनी कॉलिंग जी रहे हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में कहीं सुनी के साथ। और आज का फाइनल मंत्रा, मैं क्लैरिटी का इंतजार नहीं करती, मैं एक्शन लेती हूँ, और एक्शन के साथ रास्ते अपने आप रिवील होते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच।